Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear students, in the previous video we learned about Huygens principle, and there I told you in the next video we will learn reflection and refraction of light on the basis of Huygens theorem. So without any delay, let's come on the topic and learn it. So the very first point, the very first topic of our discussion in today's class is reflection of light, considering it as mechanical wave. So for this very first हम consider करेंगे कोई reflecting surface. Suppose करते हैं XY is any reflecting surface. On the XY reflecting plane, a plane wave front AB falls upon. So AB पे अगर हम रे डायग्राम मीन्स रे कंस्ट्रक्ट करना चाहें, डायरेक्शन ऑफ रे फाइंड आउट करना चाहें, सो सिंपली हमें क्या करना है, वेव फ्रंट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में वेव फ्रंट के सरफेस पे हमें नॉर्मल्स ड्रा करने होंगे. दोज नॉर्मल्स विल रिप्रेजेंट द रेज ऑन दिस वेव फ्रंट ए बी. तो हमें सिंपली पॉइंट ए और बी पर रेज चाहिए. इसके लिए हमने पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पर क्या ड्रा कर दिए, नॉर्मल्स ड्रा कर दिए, और हमने सिंपली इनको ए डैश और बी डैश कह दिया. सो इस तरीके से ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रे ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई. फिर से समझिएगा क्या किया हमने, वेव फ्रंट ए बी पर रेज ऑफ लाइट को स्केच करने के लिए, ड्रा करने के लिए पॉइंट ए और बी पर हमने दो नॉर्मल्स ए डैश बी डैश ड्रा किए. आपने हाइगेंस थ्योरी में पढ़ा, नॉर्मल्स ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट, on the surface of wave front represents rays of light. So in this way A dash B dash are the rays of light with respect to wave front AB. Now for determining angle of incidence at point A, because this point अभी तक point B reflecting surface AB से नहीं मीट किया है, तो हम B के रिगार्डिंग अभी बात नहीं करते हैं. वेव फ्रंट AB का पॉइंट A रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक किया है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस A पर, बाद में B भी स्ट्राइक करेगा. तो जो भी सिनेरियो A के लिए सही होगा, जो भी आप कह सकते हैं एंगल हम A के लिए डिसाइड करेंगे जिस भी वे में, वही सेम मैथमेटिक्स B के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिसाइड करने के लिए अप्लाई की जा सकेगी. तो अगर हम A पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए रे ए के रिस्पेक्ट में, तो हमें इंसिडेंट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रा करना होगा नॉर्मल. हमने नॉर्मल ड्रा भी कर दिया ए एन. इफ ए एन इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, देन द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे ए डैश विथ नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब तक हम ये जानते हैं. फाइन. अब जरा सा देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर रे ए के रिस्पेक्ट पे आई डैश है, और अगर हम आपसे बात कर पूछें इस एंगल के बारे में, मीन्स एंगल एन ए बी, अबाउट दिस एंगल, तो सिंपली जरा सा देखिएगा, ये टोटल एंगल ए डैश ए बी 90 डिग्री का है, जिसमें से कि ए डैश ए एन आई है, तो रिमेनिंग पार्ट होगा 90 माइनस आई. कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए. फिर से जरा सा देखिएगा, अब इस पूरे एंगल में एन ए वाई, ये पूरा एंगल 90 का है, जिसमें से कि एक पार्ट 90 माइनस आई है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्ट इस एंगल का होगा वो आई हो जाएगा. अब देखिएगा जरा सा, अगर हम वेव फ्रंट के केस में इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, तो हम सिंपली अपनी डेफिनेशन रे के रिस्पेक्ट में जो भी डेफिनेशन हमने सीखी है उसको मॉडिफाई करते हुए कहते हैं, angle of incidence is the angle between wave front, incident wave front and reflecting surface. देखिएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के बीच का एंगल क्या है, आई है. कुछ इस तरीके से फॉल हो रहा है. तो फॉलिंग वेव फ्रंट जितना एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ वेव फ्रंट. अब हमें हाइगेंस के थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
सपोज करते हैं कि ये जो हमने वेव फ्रंट की पोजीशन ए बी कही है, ये टाइम टी इज इक्वल्स 0 पर है। अगर टी इज इक्वल्स 0 पर है, आप जानते हैं टी इज इक्वल्स 0 पर वेव फ्रंट को हम सिंपली प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी के रिस्पेक्ट में अगर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करना हो तो क्या मेथड होता है, मैंने आपको बता रखा है। प्राइमरी वेव फ्रंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में सपोज करिए कि हम टाइम टी, आफ्टर सर्टेन टाइम टी, हमें ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी के रिस्पेक्ट में वेव फ्रंट चाहिए। तो हम सिंपली करते क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेव के फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स, देखो ऐसा नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अबाउट 360 एक्चुअल में वेवलेट्स निकलती हैं। लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल पे सिर्फ फॉरवर्ड वेव फ्रंट को कंसीडर किया गया है, बैकवर्ड वेव फ्रंट के बारे में कोई कंसीडरेशन में कोई बात नहीं की गई है। सिंपली इसके लिए जो आर्ग्यूमेंट था हाइगेंस का वो ये था कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट की इंटेंसिटी वेरी लो, बहुत कम है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड वेव फ्रंट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो फॉरवर्ड वेव फ्रंट के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी सोर्सेस बने हैं जो कि पॉइंट्स हैं प्राइमरी वेव फ्रंट पर, उन सेकेंडरी सोर्सेस से अगर वेवलेट्स जो कि वेवलेट्स निकल रही हैं सेकेंडरी सोर्सेस से, सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, अगर उन सेकेंडरी वेवलेट्स की वेलोसिटी v हो तो v इंटू टी डिस्टेंस को हम रेडियस कंसिडर करते हुए हर एक पॉइंट से, प्राइमरी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से क्या ड्रा करते हैं, एक्चुअल में आर्क ड्रा करते हैं। और इन आर्क्स पे क्या फिर लास्ट में ड्रा करते हैं, कॉमन टेंजेंट, एंड दैट कॉमन टेंजेंट रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेम थिंग हमें ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा उसकी पोजीशन को या उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सिंपली हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करना है। तो हमने सिंपली पॉइंट ए और बी को एज ए सेकेंडरी सोर्स कंसीडर किया और सेकेंडरी सोर्स से निकले वेवलेट्स और वेवलेट्स के करस्पॉन्डिंग सेम फेज के पॉइंट्स को डिटरमिन करके वेव फ्रंट को ड्रा करने के लिए हम सिंपली v इंटू टी का आर्क ड्रा करना है। अब देखो जरा से कॉमन सेंस है कि v इंटू टी का आर्क हम किस डायरेक्शन में, v इंटू टी का आर्क हम तो किसी भी डायरेक्शन में अबाउट 360 हम किसी भी डायरेक्शन में हर पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हमें कहाँ वेव आर्क ड्रा कर रहा है ये थोड़ा सा है, यहाँ पे हमें एक कॉमन सेंस यूज करना होता है। क्या कॉमन सेंस यूज करना होता है, देखिएगा जरा सा, अगर ए डैश कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है तो अब ये इसलिए रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे ही जाएगा। If this is the incidence with angle of incidence I, then something like that will be angle of reflection like this। और अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें पॉइंट बी से, तो पॉइंट बी से जो वेव फ्रंट निकलेगी मींस सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे मूव करेगी, तो सेकेंडरी वेवलेट्स के करस्पॉन्डिंग में फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ यहाँ पे और ए के करस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन कुछ यहाँ पे। सो इसका मतलब जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा फिर ऐसे जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में हमें जो आर्क ड्रा करने होंगे वो इस स्पेसिफिक रीजन में ड्रा करने होंगे। वैसे तो ड्रा हर रीजन में कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक रीजन में इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें यूज करना होगा। तो चलिए अगर हम पॉइंट बी से सिंपल सा आर्क ड्रा करें तो पॉइंट बी से हम कुछ ऐसे ड्रा कर सकते हैं आर्क जिसकी डिस्टेंस कितनी है, सिंपली वी टी है। पॉइंट ए से भी अगर हम आर्क ड्रा करें तो पॉइंट ए से जो आर्क ड्रा कराएंगे फिर से डिस्टेंस उतनी होगी, कितनी, वी डिस्टेंस वी से कंसिडर करते हुए आर्क हमने कुछ ऐसे ड्रा किया। अब देखिए इन आर्क पे अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रा करें तो हमारा कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम इस कॉमन टेंजेंट को सी डी कहें, कॉमन टेंजेंट को सी डी कहें, जरा से देखिएगा, अगर हम ए को डी से मैच करा दें या बी को सी से मैच कराएं तो ऑब्वियसली जो लाइन बी सी या ए डी होगी ऑब्वियसली इस वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगी। क्यों, क्योंकि हमने ये जो आर्क ड्रा किए हैं ए को या बी को सेंटर कंसिडर करते हुए ड्रा करे हैं, तो सिंपली ए सी इस आर्क का रेडियस होगा, एडी आर्क का रेडियस होगा या बीसी आर्क का रेडियस होगा। और रेडियस हमेशा जानते हैं आर्क पे हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये है नॉर्मल एट डी और सिंपली ऐसे ही कुछ, दिस इज नॉर्मल एट सी। फाइन। तो अब जरा सा देखिएगा ये जो डिस्टेंस है, दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल, और कितने के इक्वल है एक्चुअली, ये वी टी। हमें नहीं लगता है कि आपको वी टी समझने में कोई कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वी है वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट या प्राइमरी वेव फ्रंट से निकली सेकेंडरी वेवलेट्स की वेलोसिटी, और टाइम टी के बाद हमें डिटरमिन करना है पोजीशन, इसलिए v इंटू टी रेडियस का हमने ड्रा किया है आर्क। अब अगर हम सी डी के रिस्पेक्ट में
रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रा करें तो ऑब्वियसली इन रिफ्लेक्टेड रेज को हमें सिंपली क्या करना होगा, इस रिफ्लेक्टेड रेज के लिए हमें सिंपली सी डी पे क्या ड्रा करना होगा, नॉर्मल। तो अगर हम सी पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से, डी पे हमने ऑलरेडी नॉर्मल ड्रा कर रखा है। तो फिर से देखिएगा हमने क्या किया है, ए से सी, ए सी ऑलरेडी नॉर्मल है इस पे, और इस नॉर्मल पे भी ये पॉइंट नॉर्मल है। तो ये जो रेज हैं एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर हम पॉइंट सी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमिन करना चाहें, या पॉइंट डी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करना, क्योंकि डी पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पहुँचा है और पॉइंट सी इंटरफेस पे मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी पे हमें सिंपली क्या करना होगा, एक सरफेस पे ड्रा करना होगा नॉर्मल, सपोज करते हैं दिस इज एन डैश, ये रिफ्लेक्टेड रेज को डी डी डैश या सी सी डैश कह दे रहे हैं। तो अगर हमें रिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली पॉइंट ए और सी दोनों इंसिडेंट हैं, इस बात को समझना है। पॉइंट सी पे अगर हम देखें तो पॉइंट सी पे देखिएगा ये जो बी सी है इंसिडेंट रे है और सी सी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। पॉइंट ए पे ए डैश इंसिडेंट रे है और ए डी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे ये जो एंगल ए डी बनाएगा, ये एंगल ए डी एन के रिस्पेक्ट में, ये इतना एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। या इस पॉइंट सी पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सी एन के साथ सी सी डैश जो भी एंगल बनाएगी, दैट एंगल विल बी व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर this much is the angle of reflection, here this much is the angle of reflection and this much angle is the angle of incidence। तो दोनों पॉइंट पे सारी मैथमेटिक्स सेम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के करस्पॉन्डिंग। अब जरा से देखिएगा सेम थिंग, जैसा कि यहाँ पे हमने कहा था अगर ये एंगल आर है तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 माइनस आई हुआ, ये एंगल अगर 90 माइनस आई हुआ, ये टोटल एंगल, ये यहाँ से इतना पूरा ये एंगल 90 का है और ये छोटा सा एंगल 90 माइनस आई है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा वो सिंपली 90 माइनस आर है, दिस एंगल इज 90 माइनस आर। क्यों, क्योंकि ये टोटल एंगल, यहाँ से देखिएगा ये सी सी डैश सी डी पे नॉर्मल है ना, तो सी सी डैश सी डी पे नॉर्मल होने से ये जो एंगल बना सी डैश सी डी एक्चुअली 90 डिग्री है, और उस में एक पार्ट है एन डैश सी सी डैश, ये आर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट हुआ एन डैश सी डी वो सिंपली 90 माइनस आर हो जाएगा। अब फिर से देखिएगा एन डैश सी और ए ये फिर से 90 है और उसका जो एक छोटा सा पार्ट है एन डैश सी डी वो सिंपली 90 माइनस आर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सिंपली कितना जाएगा, आर, क्योंकि अगर ये आर होगा तभी तो ये 90 माइनस आर होगा। वही सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे किया था। फाइन, तो अब जरा से देखिएगा अगर हम वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करें, जैसे कि इनसे रिफ्लेक्टेड रे के केस में हम कहते थे दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी तरीके से अब हमें चूंकि रे के रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी है, हमें वेव फ्रंट सीडी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सीडी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो हम इस केस में अपने डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हुए क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच का बना जो एंगल है दैट एंगल इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक जो कुछ भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आप कंस्ट्रक्शन से एग्री कर रहे होंगे, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हमने नहीं यूज किया है, पुराना कॉन्सेप्ट हाइगेंस प्रिंसिपल जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझाया था, हमने उसी प्रीवियस वीडियो के आगे के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए ये रे डायग्राम ड्रा कर रखा है। प्राइमरी वेव फ्रंट से टाइम t के बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, कोई मैटर नहीं करता है रिफ्लेक्टेड है या रिफ्लेक्टेड है, लेकिन सेकेंडरी वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करने का जो आइडिया है वो हाइगेंस प्रिंसिपल से हमें मिला है। हाइगेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट सोर्स है जिससे कि सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम v इंटू टी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट इंटू t इज द टाइम after which we are determining the position of the secondary wave front। v into t का आर्क ड्रा करें और उन आर्क्स पे कॉमन टेंजेंट ड्रा करें तो that common tangent CD will represent secondary wave front। So this is all about। अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली हैं तो इसके बाद जो बचा हुआ है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब जरा सा देखिएगा हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC और ACD। देखिएगा हम इन राइट एंगल ट्रायंगल्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हियर वी आर हैविंग दिस इज ABC एंड अनदर ट्रायंगल
ACD. Here in this triangle B is right angle, here in this triangle D is right angle. Okay, fine. तो अगर हम अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम अगर इन ट्रायंगल्स हमें सिंपली देखो दिखाना क्या है, हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है, जो कि एक मेजर पार्ट है। दूसरा जो सेकंड इसका आप कह सकते हैं सेकंड लॉ है, वो कहता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। आप सिंपली देख भी सकते हैं कि हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एक ही प्लेन में सिंपली रिप्रेजेंट कर रखा है, जो कि व्हाइट बोर्ड का प्लेन है। तो इस तरीके से जो सेकंड लॉ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर हम देखिएगा इन ट्रायंगल ABC और ADC को कांग्रुएंट दिखा दें, तो कांग्रुएंट दिखाने से हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ईच करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम एंगल A को एंगल C के बराबर दैट इज I इज इक्वल R कह पाएंगे। अब देखिएगा अगर हम कांग्रुएंसी की बात करें, क्लास 9 से आपने पढ़ा होगा, 4 एग्जाम्स मींस 4 हमने एक्सियम्स पढ़े थे, और फर्स्ट एक्सियम में आपने साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी पढ़ी थी, फिर एंगल साइड कांग्रुएंसी पढ़ी थी, फिर आपने साइड 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 कांग्रुएंसी पढ़ी थी, और जो लास्ट की कांग्रुएंसी थी वो स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी, जो कि हमें यहां चाहिए। क्या था वो? RHS कांग्रुएंसी थी। RHS में राइट एंगल में हमें टू ट्रायंगल्स के अगर हाइपोटेन्यूज और कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और करस्पॉन्डिंग साइड, एनी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली वो दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होते हैं। तो अगर इस थ्योरम को हम यूज करें यहाँ पे, तो जरा सा देखिएगा, ऑब्वियसली AC जो कि बीइंग कॉमन साइड इक्वल है, इसके अलावा कोई एक साइड मींस अगर हम बेस CD या बेस AB के को इक्वल दिखा दें, या फिर परपेंडिकुलर AD को परपेंडिकुलर BC के इक्वल दिखा दे, तो हम कह पाएंगे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। जरा सा देखिएगा, अगर हम BC की बात करें, BC इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंडरी वेवलेट इन टाइम t, दैट इज VT। और अगर हम AD की बात करें, AD विच इज नॉर्मल इन ट्रायंगल ACD, अगेन BC इज द नॉर्मल इन ट्रायंगल ABC। तो फिर यहाँ पे अगर AD की बात करें तो AD इज द सेम थिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट इन टाइम t। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं VC इक्वल्स AD। अगर VC AD और हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल CC है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल ACD। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। इट मींस यहाँ पे देखिए बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज AC के बीच में बने हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल होना चाहिए। तो हम सिंपली कहेंगे एंगल I इक्वल्स एंगल R। This is first law, and second law I told you incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence are lying in the same plane of the board. So in this way, this is all about reflection of light using Huygens wave theory. कुछ स्पेशल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल को कांग्रुएंट बताया। बस जो यहाँ पे रिमेंबर करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है, और हमें ये पॉइंट मिलता है हाइगेंस प्रिंसिपल से। मीन्स अगर हाइगेंस प्रिंसिपल आपको पता है तो आप बहुत ही ईजिली ये सारे कंस्ट्रक्शन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं इन द सेम वे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है सेकेंड पॉइंट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम से रट्टा नहीं है। आपने हाइगेंस प्रिंसिपल को अगर लर्न कर रखा है, हाइगेंस प्रिंसिपल लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाइगेंस के अपने एजम्पशंस थे, तो उन एजम्पशंस को हमें पता करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। हाइगेंस प्रिंसिपल अगर आपने माइंड में रख रखा है तो इन टॉपिक्स को एकदम से रटने की जरूरत नहीं, इजी वे में आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं।
रिफ्रैक्शन के लिए हमें इंटरफेस ऑफ टू मीडिया कंसीडर करना होगा। हमने सपोज किया एक्स वाई इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अबव एक्स वाई refractive index of the media is mu1. Below xy, refractive index of the medium is mu2. In the first medium, let velocity is v1. In the second medium, let velocity is v2, such that v1 greater than v2. It means what? Above, the medium is rarer, and below, the medium is denser. Fine. The same assumption, any incident wave front AB, any incident wave front AB, पॉइंट A और B पे अगर आपको रेज चाहिए तो सिंपली क्या करना होगा? द सेम थिंग, यू हैव टू ड्रा नॉर्मल एट A, यू हैव टू ड्रा नॉर्मल एट B. सो आपने ये जो नॉर्मल्स ड्रा किए A डैश B डैश रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेज, represents incident rays with respect to wave front AB. अब जरा से देखिएगा BB डैश तो अभी फॉल अपॉन हुई नहीं है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जो रे इंसिडेंट हुई है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे दैट इज AA डैश। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल AA डैश के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड करते हैं। द सेम थिंग जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में देखा वैसे ही सब कुछ B के लिए भी सही होगा। तो A पे अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए तो A पे हमें ड्रॉ करना होगा नॉर्मल। अगर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल n तो इस नॉर्मल n के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। फिर से देखिएगा ये टोटल एंगल 90 का है तो ये एंगल कितने का हुआ? 90 माइनस I का। तो फिर से ये टोटल एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल हो गया वो हो गया I। तो वही फिर से वही सेम डेफिनेशन वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में अगर हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं तो हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिएगा फिर से वही सेम थिंग, हमें क्या करना है? पॉइंट A और B से या फिर आप कह सकते हैं वेव फ्रंट AB के रिस्पेक्ट में आफ्टर टाइम t हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन, सेकेंडरी वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करना है। पोजीशन डिटरमिन करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है। तो पोजीशन डिटरमिन और कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सिंपली करना क्या है? प्रोसेस हमें पता है। सिंपली प्राइमरी वेव फ्रंट सपोज करते हैं ये t=0 पे वेव फ्रंट हमें है, तो t=0 पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट फ्रेश सोर्स जैसा बिहेव करता है जो कि वेव के प्रोपगेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्राइमरी वेव के प्रोपगेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स भेजता है। फाइन। तो इस तरीके से AB के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें कंस्ट्रक्ट करना है वेव फ्रंट के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें फिर से वही पुरानी बातें, अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट की वेलोसिटी v है तो सिंपली v इंटू टी से हम क्या ड्रा करते हैं? आर्क ड्रा करते हैं और आर्क्स पे कॉमन टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में नहीं चेंज है, थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट से VT आर्क लेंथ का आर्क नहीं ड्रा करना है, मीन्स VT रेडियस का आर्क लेंथ नहीं ड्रा करना है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट एक होमोजीनियस मीडियम में नहीं ट्रेवल कर रहा है, आइसोट्रॉपिक मीडियम में नहीं ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मीन्स AB के आगे भी जो मीडियम है वो सेम नहीं है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी के चेंज होने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी वेरी करेगी। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान। तो अब फिर अगर हम A और B के रिस्पेक्ट में बात करें तो A के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम में वेव जा रही है, लेकिन B के रिस्पेक्ट में अभी उसी मीडियम में है। तो अब देखिएगा B के रिस्पेक्ट में जो वेवलेट्स निकलेंगी, B पे जो सोर्स एक्ट करेगा, वो जो वेवलेट सेंड करेगा वो फर्स्ट मीडियम में जहां पे वेलोसिटी कितना है? v1 है, उस मीडियम में ट्रेवल करेगा। अगर वेलोसिटी v1 है तो t टाइम के बाद डिस्टेंस ट्रेवल होगा vt, और vt के रिस्पेक्ट में हमने जो आर्क ड्रा करना है वो आर्क हम ड्रा करेंगे कुछ ऐसे। B से VT रेडियस का हमने आर्क कुछ ये ड्रा कर लिया, लेकिन A से जो भी वेवलेट निकलेगी या जो भी रेज आगे बढ़ेगी वो आप देख सकते हैं सिंपली A डैश रे अगर आगे जाएगी तो वो मीडियम फर्स्ट में न जाके मीडियम सेकंड में जाएगी, जहां पे वेलोसिटी कम हो जा रही है। और कितनी हो जा रही है? V2 हो जा रही है। तो V2 वेलोसिटी से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी वो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? V2 इंटू टी ट्रेवल करेगी। चूंकि V2 इंटू टी, V2 लेस है इसलिए V2 इंटू टी V1 इंटू टी से क्या होगा?
लेसर होगा, इसलिए यहाँ पे आर्क लेंथ छोटा, बड़ा मीन्स रेडियस जो हमने आर्क ड्रा किया है उस आर्क का रेडियस यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे रेडियस होगा क्या, स्मॉल। तो हमने V2 इंटू टी से जो भी हमने आर्क ड्रा किया वो कुछ ऐसे ड्रा किया। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है इन दोनों आर्क के रिस्पेक्ट में। अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करें तो कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसे, फाइन, कुछ इस तरीके से हमारा कॉमन टेंजेंट आता है। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है, दिस कॉमन टेंजेंट सपोज इज सी डी, दिस कॉमन टेंजेंट इज सी डी, इज द सेकेंडरी पोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अगर जरा सा हम इसको, इस रे को आगे बढ़ाएं तो सिंपली ये रे फर्स्ट मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो सिंपली कितना है, V1 इंटू टी, सेकेंडरी वेवलेट V1 इंटू टी। ए से जो सेकेंडरी वेवलेट निकली सेकेंड मीडियम में, अगर हम उसकी बात करें तो इसने ट्रेवल किया V2 इंटू टी डिस्टेंस। तो इस तरीके से ए बी के रिस्पेक्ट में हमने सी डी सेकेंडरी वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट किया। हमें नहीं लगता है आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी, आप ये पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में ये कोई क्वेरी आ सकती है कि क्यों इसी डायरेक्शन में। फिर से हमने बताया हाइगेंस थ्योरम में हमें फॉरवर्ड वेव फ्रंट को ही कंस्ट्रक्ट करना है, फॉरवर्ड वेव फ्रंट के लिए ही कंसर्न रहना है, बैकवर्ड वेव फ्रंट के बारे में हमें एकदम से वरी नहीं करना है, एकदम से नहीं सोचना है। इसलिए ए बी बी डेज की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो सिंपली बी डी है, इसलिए हमने बी डी की डायरेक्शन में आर्क ड्रा किया। ए ए डैश की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो ए सी के अलोंग मीन्स इन दिस वे, सो हियर हमने ये जो आर्क ड्रा किया है ए सी। तो ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आपको यूज़ करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं। बस यही इतना कुछ आपको करना है रिफ्रैक्शन ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए थ्रू हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जरा से यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो कि आप सिंपली जानते हैं, देखिएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे AC जो भी एंगल क्रिएट करती है नॉर्मल से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए टोटल एंगल 90 का है, अगर ये छोटा वाला एंगल R का हो गया तो ये जो रिमेनिंग एंगल हो गया ये कितने का हो गया, ये हो गया 90 माइनस R का। ये एंगल ऑलरेडी 90 का है, ये एंगल ऑलरेडी 90 का है, तो राइट किसी भी ट्रायंगल में जो मैक्सिमम एंगल बनता है 180 का बनता है, उसके बेसिस पे ये जो एंगल हो गया वो हो गया कितना, R। अब अगर पॉइंट C और D पे हम बात करें, पॉइंट C और D पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्टेड रेज की, तो हमें सिंपली पॉइंट C और D पे ड्रा करने होंगे नॉर्मल्स कुछ इस तरीके से। और ये जो नॉर्मल्स हैं, दीज नॉर्मल सपोज C डैश एंड D डैश आर रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, मीन्स रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फाइन। अब इतने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमारा जो एम है वो हमें, देखो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें ए डैश, रिफ्रैक्टेड रे की बात करें ए डैश सी, सॉरी ए सी डैश, या फिर इसी तरीके से इंसिडेंट रे बी डी या रिफ्रैक्टेड रे डी डी डैश की बात करें, तो ये सब के सब प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड लाई कर रहे हैं, नॉर्मल भी प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड लाई कर रहा है। तो ये जो हमारा पहला सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, दैट इज वेल प्रूव्ड, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। हियर द प्लेन इज व्हाइट बोर्ड, प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। फाइन। हमें अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है तो फर्स्ट सेकंड तो हमने कह ही दिया। फर्स्ट में हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। स्नेल्स लॉ आप सब जानते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग मीडियम ऑफ द सेकेंड मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग। फाइन। तो हमें सिंपली साइन आई अपॉन साइन आर करना है। चलिए साइन आई अपॉन साइन आर करने के लिए हम जो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो ए बी डी और ए सी डी कंसिडर करेंगे। देखिएगा अगर यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर है, V2T V1T सब कुछ आपने लिख रखा है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी से हम कहें साइन आई की वैल्यू आप हमें बताइए, तो आप कहेंगे साइन आई इज इक्वल्स perpendicular upon hypotenuse, here perpendicular is BD,
हाइपोटेन्यूज इज AD। कोई कंफ्यूजन नहीं है, परपेंडिकुलर BD है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फाइन। अब जरा सा देखिए, अब इसी तरीके से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ACD में आपसे राइट एंगल ट्रायंगल ACD में अगर आपसे कहें हमें साइन R की वैल्यू बताइए, तो फिर से आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, परपेंडिकुलर AC हाइपोटेन्यूज अगेन AD। हाइपोटेन्यूज इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, सो हाइपोटेन्यूज आप क्या कहेंगे, AD। अब जरा सा देखिए, साइन I अपॉन साइन R अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जरा सा यहाँ पे देखिएगा, ये रिफ्लेक्ट वेलोसिटी v1 μ1। यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं साइन I अपॉन साइन R, तो साइन I BD अपॉन AD, अपॉन साइन R करेंगे तो AC अपॉन AD होगा, जो कि इन्वर्ट होके सिंपली बन जाएगा BD अपॉन AD इंटू AD अपॉन AC। फिर से समझिएगा, अपॉन करेंगे फ्रैक्शन इन्वर्ट, तो आपको मिलेगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स BD अपॉन AD इंटू AD अपॉन AC। तो AD से तो AD कैंसिल हो गया, हमें जो मिला वो BD अपॉन AC। क्या मिला, BD अपॉन AC। कितना मिला, BD अपॉन AC। अब जरा सा देखिए, BD क्या है यहाँ पे, BD है V1T और AC कितना है V2T। T से T कैंसिल होके हमें मिला क्या, V1 अपॉन V2। अब जरा सा अगर हम देखें, V1 अपॉन V2 एक कांस्टेंट है, एक रेशियो है, और इस रेशियो को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर हमें लिखना होता है तो हम लिखते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। ये है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है। तो अगर हम V1 अपॉन V2 को μ2 अपॉन μ1 से रिप्लेस कर दें तो हमें यहाँ पे मिल गया μ2 अपॉन μ1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विच इज Snell's law of refraction. So this is refraction of light considering wave, light as wave.